Assalamualaikum. Hope you all are fine. First of all, I'm sorry कि इतनी देर बाद वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाओ या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मैं जल्दी जल्दी शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो वॉच लेक्चर्स बिफोर रीडिंग एनीथिंग। कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसका लेक्चर ज़रूर देख लो, कोशिश करो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप लेक्चर के बगैर भी कर सकते हैं, तो लेकिन लेक्चर वो वक्त के साथ साथ सीनियर से पूछते रहना तो पता लग जाएगा। लेक्चर्स देख लो तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी मोबाइल पे नहीं देखो लेक्चर, लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे देखो। उसकी वजह ये है कि मोबाइल पे डिस्ट्रैक्ट बंदा ईज़िली हो जाता है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते तो मोबाइल पे भी देख सकते हैं, लेकिन लैपटॉप या कंप्यूटर पे देखना ज़्यादा अच्छा है। बाकी क्लासेस का ना ये है कि आम तौर पे 90% बच्चों को क्लासेस का समझ नहीं आता। उसकी दो वजूहात होती हैं मेरे ख़्याल से। एक तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, इतना ध्यान नहीं लग पाता, और पढ़ाने का स्टाइल भी कुछ इतना वैसा नहीं होता। लेकिन अगर ये बात है कि अगर आप लोग क्लासेस का पहले पढ़ के जाओ, यानी जो क्लास में पढ़ाने वाली हैं टीचर, वो आप पहले पढ़ के जाओ तो फिर उसका फ़ायदा होगा। लेकिन वैसे नहीं होता आम तौर पे। कुछ टीचर्स हैं उनका समझ में आ जाता है, लेकिन वैसे नहीं होता। लेकिन हर किसी का अपना अपना भी है। ये कोशिश करो कि ना थोड़ा बहुत टाइम अपना सेल्फ स्टडी कर लो कैंपस पे, क्योंकि फिर घर जाके ना इंसान काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, और जो लोग आप में से ट्यूशन पढ़ाते हैं तो उसमें तो और ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो कोशिश करो कि पढ़ लो, सेल्फ स्टडी कर लो, या फिर वहीं पे स्टे करके पढ़ो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा हो जाता है हर चीज़। अच्छा, अभी आप लोग आए ना तो थोड़ा सा मुश्किल, समझ नहीं आ रहा होता क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि हम लोग MCAT में तो हम बुक पढ़ते हैं तो हमें पता होता है हमें ये बुक का सब कुछ याद करना है, लेकिन इसमें इतनी बड़ी बड़ी बुकें हैं कि समझ ही नहीं आ रहा होता। तो मैं आगे आखिर में ना आपको बताऊंगा, फिर आप उस हिसाब से कर लेना। बाकी रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा होता है तो जहन से निकल जाता है। तो यही है कि थोड़ी बहुत नई चीज़ शुरू करने से पहले थोड़ी नज़र मार लें और फिर स्टार्ट करें, तो इससे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, और कोशिश करें कि संडे को उसके MCQ सॉल्व कर लें चैट जीपीटी से बोल के। एक अच्छा चैट जीपीटी को ना बहुत हेल्प करेगा, लेकिन चैट जीपीटी को अपनी स्किल्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देना। ठीक है, और चैट जीपीटी को यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि तुम्हें उसको अच्छा प्रॉम्प्ट देना आता हो। ठीक है, और नोट्स अभी बहुत से लोग बना रहे होंगे लेकिन छोड़ देते हैं। अक्सर क्या 100% ही छोड़ देते हैं आगे जाके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी ज़िंदगी में, और ज़्यादा जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं। इसके अलावा पढ़ाई का भी लोड पड़ता है, रिसर्च की भी जिम्मेदारियाँ, तो इस वजह से ना नोट्स बनाना छोड़ देते हैं लोग। और जो शॉर्ट बुक्स होती हैं ना उनको एज ए नोट्स यूज़ करते हैं लोग। ठीक है, लेकिन ऐसा अगर चूँकि लिख लिख के जल्दी याद होता है, तो मतलब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ऐसा करता था सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में तो मैंने नोट्स बनाया, सेकंड ईयर में नहीं, छोड़ दिया था बिल्कुल। सेकंड ईयर में मैं ऐसा करता था कि मैं मतलब कोई भी चीज़ स्टडी करके उसको अपने अल्फाज में गंदी राइटिंग में ही भले लेकिन लिख लेता था, तो उससे मुझे पक्का हो जाता था। ठीक है,
और सिर्फ किताबों में नहीं रहना, उससे भी बाहर निकलना है, दूसरी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना है, अपनी बुकिश नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज में अप्लाई करने की कोशिश करनी है। कोई डिज़ीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको नेट पे सर्च करो किस किस इसका पेशेंट किस तरीके का होता है। कोई ड्रग पढ़ रहे हैं तो उस ड्रग को अपने घर पे देखो कि कहाँ पे है और उसको देखो। रिसर्च फर्स्ट ईयर से शुरू कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसमें सर जा रहा है रिसर्च में। LTE, नैरेटिव रिव्यू, मेटा एनालिसिस, ये सब शुरू कर दो टॉपिक्स ढूंढ के। और अगर कोई आपका बड़ा भाई बहन वगैरह है इस फील्ड में या फिर कोई भी, तो फिर तो वर्कशॉप्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है, उनसे ही डायरेक्ट पूछ के करें और नेट से देखकर। वरना फिर एक कोई वर्कशॉप ले लें, क्योंकि मेंटोरशिप के बगैर वाली नहीं लेना। यानी मेंटोरशिप वाली ये ऐसे होता है कि उसमें ना वो आपको सिखाते हैं, फिर वो ग्रुप्स बना देते हैं और ग्रुप्स में फिर वो कोई भी टॉपिक लेकर उस पर रिसर्च करवाते हैं। ये मेंटोरशिप वाली होती है। और एक और ऑप्शन होता है नॉन मेंटोरशिप, उसमें थोड़ी कम फीस होती है, उसमें सिर्फ वो आपको सिखाते हैं। ठीक है। और रिसर्च की ना सबसे जो इम्पोर्टेंट, वैसे तो रिसर्च पे भी इंशाल्लाह और आगे बताऊंगा मैं, लेकिन रिसर्च में सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना कंसिस्टेंसी होती है। यानी आप छोड़ नहीं सकते। जान छुड़ाओ वाली अगर रिसर्च करोगे ना तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होएगा। तो कंसिस्टेंसी और दिल लगाना। ठीक है। कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करो। हमारे एक सीनियर है, मैंने इसमें लिखा हुआ भी है, उन्होंने बताया था कि MBBS में जो है वो मैनेज करने वाले काम होते हैं और जो मैनेज करते हैं वही कामयाब होते हैं। मैनेज करने से क्या मुराद है कि आपका ना शेड्यूल बना हुआ हो। यानी आप पढ़ने बैठो तो ऐसा नहीं है आपने फिजियोलॉजी उठाई बस शुरू कर दी जहाँ से दिल चाह रहा, नहीं। आपने फिजियोलॉजी उठाई, आपने वो देखा शेड्यूल, उसमें आपने देखा यार अच्छा ये टॉपिक्स हैं, उसमें से आपने देखा कि सबसे ज़्यादा टेस्टेड कौन सा है, फिर आपने उसको जो है अच्छे तरीके से पढ़ा। ये मैनेजमेंट होती है। और सारी चीज़ें अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरी रूटीन शेड्यूल के हिसाब से करना, ये मैनेजमेंट होती है। तो ये जो लोग करते हैं वही लोग कामयाब कहलाते हैं। और ये देखना शुरू कर दो कि भाई MBBS के बाद क्या क्या होता है। ज़्यादातर लोग US असेंबली पाथवे की तरफ चले जाते हैं, उसके बाद फिर प्लैब पाथवे UK की तरफ, फिर AMC ऑस्ट्रेलिया की तरफ, FCPS, कुछ लोग मिडिल ईस्ट की तरफ जाते हैं। बस हल्का फुल्का देखते रहो अभी। और ज़्यादातर लोग यही मशवरा देते हैं कि US असेंबली में स्टेप्स दे दिए जाएँ, और देते भी हैं क्योंकि उसकी काफ़ी ज़्यादा वर्थ होती है। लेकिन हर चीज़ को ना देखते हुए डिसाइड करना है। ठीक है। कोशिश करो कि मॉडल्स अभी तो नहीं आए होंगे मॉडल्स, लेकिन आगे जाके आएंगे लोकोमोटर मॉड्यूल से। तो मॉडल्स के साथ स्टडी करो और फ्रेंड्स के साथ। अच्छा, फ्रेंड्स के साथ ना ये जितने भी मेथड्स हैं ना पढ़ाई करने के और याद करने के, चीज़ों को जहन में बिठाने की, उसमें सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव मेथड है ना जिससे आपको बहुत अच्छा जहन में बैठेगा, वो है अपने दोस्तों को समझाना। ठीक है। लेकिन इसमें इतना ज़्यादा वो होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हर इंसान की अलग नेचर होती है, किसी की बॉन्डिंग नहीं बन पाती, दोस्त नहीं मिल पाते। तो ये है, लेकिन ये बात भी है कि जो दोस्त को समझा के जो चीज़ आती है ना वो सबसे ज़्यादा पक्की होती है। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है और अच्छी डाइट रखना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दीज थिंग्स अल्टीमेटली वुड हैव अफेक्ट ऑन योर डेली लाइफ। तो एक्सरसाइज थोड़ी बहुत कर लो, जिम जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और डाइट भी अच्छी रखो। बाकी हर किस्म की जो है एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो। ठीक है। और ये वाले पॉइंट पे मैं बाद में आता हूँ। अभी पढ़ाई के अलावा ना हर
किस्म की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट, ये ना एक थोड़ा सा प्रायोरिटाइज़ करो चीज़ों को। जैसे मैं किस तरीके से करता हूँ, सबसे पहले आपको आपकी प्रायोरिटी आपका दीन, यानी जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं उनको फॉलो करना सबसे पहली आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी है। सेकंड प्रायोरिटी है आपकी स्टडीज़, ठीक है। और थर्ड प्रायोरिटी है आपकी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़। इसमें स्पोर्ट्स भी आता है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना भी आता है, और बुक रीडिंग भी आता है, और स्किल्स सीखना भी आता है, मैनेजमेंट भी आती है, हर किस्म की चीज़ें आती हैं। लेकिन ये तीन जो प्रायोरिटाइज, मतलब तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन किसको किसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना है ये इस प्रायोरिटी लेवल से समझ में आएगा तुम्हें। नंबर 1 दीन, नंबर 2 स्टडीज़, नंबर 3 एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, ठीक है। और अपने विजन को ब्रॉड करो, बड़ा सोचने की कोशिश करो, ठीक है। और प्रायोरिटाइज़ का मैंने बता दिया। कोई भी पढ़ाई शुरू करने से पहले ना एक बार ना उसका DOGS का शेड्यूल देख लिया करो। DOGS का शेड्यूल देख लिया करो और उसके मुताबिक करा करो पढ़ाई, ठीक है। बुक से पेपर बनता है आम तौर पे, लेकिन अब मैंने यही बताया कि इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरे बुक पढ़ें। गो के पढ़ते हैं और आप में से भी बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, लेकिन जिसको हर चीज़ को मैनेज करते हुए चलना है तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। गो के मैं उसका भी अभी नीचे एक हैक बताऊंगा कि किस तरीके से आप क्या करें कि आपकी बुक भी ना पढ़ें, लेकिन बुक को पढ़ने की ज़रूरत भी पूरी हो जाए, ठीक है। वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन DOHS के शेड्यूल को देख लिया करो, बहुत ज़रूरी है। मैडेंगल वाले शेड्यूल में ना ये मसला है कि उसमें जो है आपको चैप्टर दिया हुआ होता है, तो चैप्टर में ना कभी कभी पूरे चैप्टर की हर चीज़ नहीं होती, लेकिन DOHS के शेड्यूल में ना सब टॉपिक्स दिए हुए होते हैं, तो इसमें ना तुम कुछ ज़्यादा कर सकते हो ना कुछ कम कर सकते हो, तो वो देख लिया करो, ठीक है। और हाँ, मैडेंगल का बस ये तुम्हें आसानी हो जाएगी कि तुम्हें चैप्टर पता लग जाएगा, इस चैप्टर में ये चीज़ें। और एक सिंगल रिसोर्स को फॉलो करो, क्योंकि बहुत सारी रिसोर्सेज को फॉलो करने से ना फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है यार, कि वो चीज़ वहाँ से, वो चीज़ वहाँ से। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज को ही फॉलो करना होता है और मुख्तलिफ मॉड्यूल्स में। अभी इस पर मैं आगे आके डिटेल में बात करूँगा, ठीक है। इस वाले पॉइंट को भी मैं अभी इसके बाद डिस्कस करता हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना, जो तुम लोग के मसले हैं वो किस तरीके से हल हो सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। फिजियोलॉजी मेडिकल गेटवे की वीडियो देखी, ठीक है। मेडिकल गेटवे की वीडियो देखकर मेडिकल गेटवे के नोट्स से याद कर लिया, बस, इसके अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेडिकल गेटवे की वीडियो देखी और मेडिकल गेटवे के नोट्स याद कर लिया। वो तुम मुझसे भी मांग सकते हो या फिर मिल जाते हैं, या फिर नहीं भी मिले तो प्रिंट करवा लो, स्क्रीनशॉट खींच के प्रिंट करवा लो। ऐसे भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे तुम मेडिकल गेटवे वाले सर को मैसेज करो, वो रिप्लाई करते हैं। उनको बता दो कि मुझे नोट्स चाहिए आपके फर्स्ट ईयर के, तो वो जो प्राइस बताएं उसको प्रिंट करवा के कितनी आएगी उससे कंपेयर कर लो, तो उससे भी आसानी हो जाएगी। लेकिन प्रिंट करा लो तो ज़्यादा बेहतर है डिजिटली पढ़ने से, क्योंकि उससे फिर वही डिस्ट्रैक्शन का मसला है। लेकिन फिर तो मैं बोल रहा हूँ डिस्ट्रैक्शन नहीं होती आपको, आप बिल्कुल डिटरमाइंड हो, सेल्फ डिटरमाइंड हो, आपको मसला नहीं होता, तो फिर उसी से ही पढ़ो डिजिटल मीडिया से। लेकिन मैं मशवरा दूंगा कि प्रिंट करवा लो, हार्ड कॉपी रखो बस। एनाटमी डॉक्टर आदिल बंदूक का ये है कि वो पढ़ा तो बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन ना उनका थोड़ा एक्सेंट जो है ना वो थोड़ा अजीब सा है, लेकिन आ जाता है समझ। तो डॉक्टर आदिल बंदूक की वीडियोस देखकर, डॉक्टर आदिल बंदूक के नोट्स तो नहीं मिलते कहीं पे भी, तो उसका ना आपको स्क्रीनशॉट करवा के उसका तो प्रिंट ही निकलवाना पड़ेगा, ठीक है। तो डॉक्टर आदिल बंदूक का ये कर लो। अच्छा, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि
कोई भी चीज़ करने से पहले DOHS का शेड्यूल देख लेना लाजमी। DOHS फाउंडेशन मॉड्यूल गाइड लिखना आ जाएगा, ठीक है, PDF उसका देख लेना। बाकी हिस्टोलॉजी के लिए भाई मेडिफाई हेल्प के बारे में नहीं बताया। मेडिफाई हेल्प के बारे में आप में से जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। मेडिफाई हेल्प ना एक वेबसाइट है जो अभी हम लोग के दौर में ही आई है, बड़ी अच्छी इन्होंने बनाई है। इसमें जो है आपको पास पेपर भी मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी एक्सप्लेनेशन भी, मतलब पूरी वेबसाइट एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। और इसकी जो सबसे बेहतरीन चीज़ है ना, उसके समराइज नोट्स हैं जो कि बड़े ही काम के हैं, ठीक है। तो मेडिफाई हेल्प नोट्स पे जाके ना फर्स्ट ईयर पे जाके देख लेना। तो हिस्टोलॉजी ऐसे ही कर लो, ठीक है। ऑस्मोसिस की वीडियो भी वैसे मैंने नहीं ख्याल देखने की ज़रूरत है, लेकिन मैंने वैसे ही लिख दिया है। बस आपने जो है मेडिफाई के नोट्स हिस्टोलॉजी सेक्शन पे जाके उसको सही से याद कर लो, काफ़ी हो जाएगा। और हिस्टोलॉजी अगर इंटरेस्ट है तो हिस्टोलॉजी गाइड एक वेबसाइट है, उसमें ना मतलब स्लाइड्स होती हैं, और स्लाइड्स में भी ऐसे होता है कि आप जहाँ पे क्लिक करोगे ना वो आपको बता देगा कि इस जगह को ये कहते हैं जगह, और साइड पे भी ना आ रहा होता है कि ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है, ये वो सेल्स हैं, ये वो सेल्स हैं वगैरह वगैरह। बाकी अगर टाइम है तो लाइकोसैन भी पढ़ सकते हो, लेकिन लाइकोसैन से में ये है कि सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर इससे भी कर लोगे तो हो जाएगा मेडिफाई के नोट्स। एम्ब्रियो में ये मेडिको विजुअल की वीडियो देखी है आपने? मेडिकल विजुअल की वीडियो थोड़ी लंबी होती है, लेकिन उससे ना मतलब कॉन्सेप्ट जहन में बैठ जाएगा। और फिर शर्जील से याद कर लिया, ठीक है, शर्जील से वाला याद कर लिया। और मेडिफाई पे भी, मेडिफाई के एम्ब्रियो के नोट्स पे भी एक मरतबा नज़र मार ली। बायोकेमिस्ट्री में डॉक्टर राजेश और एन्जॉय बायोकेम एक चैनल है, दोनों इनमें से किसी की भी वीडियो देखकर लिपिनकॉट का वो डिज़ायर्ड चीज़ पढ़ ली। फिर से मैं याद दिला रहा हूँ, DOHS शेड्यूल देख लेना, वो याद करना, ठीक है। पैथोलॉजी बड़े मतलब इसमें अलग अलग लोगों की राय होती है। अक्सर जो है वो पैथोमा ही करते हैं, लेकिन पैथोमा का मसला ये होता है कि मतलब अच्छी तो है, लेकिन इसमें ना कुछ चीज़ें ज़्यादा और कुछ चीज़ें कम, ये वाला बड़ा मसला है। और सबसे बड़ा मसला है कि ना इसमें कॉन्सेप्ट नहीं बनते इसको पढ़ने से, लेकिन फिर भी लोग करते हैं क्योंकि ना इससे मतलब पेपर निकल जाता है, क्योंकि बेसिस पढ़ने का लोगों के पास टाइम नहीं होता। तो मैं ये मशवरा दूंगा कि आई लव पैथोलॉजी एक चैनल है, उसकी वीडियोस देखकर जो है मेडिफाई कर लो। मेडिफाई में भी ना लिखा हुआ होता है अच्छा खासा है। अगर मेडिफाई नहीं करना तो पैथोमा कर लो। पैथोमा में ना फिर साइड पे कॉन्सेप्ट लिख सकते हो वो पे, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब घुस के पढ़ना पड़ेगा। और सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड तो यही है, बेसिस पढ़ लो। बेसिस आपने अच्छे से पढ़ ली, बेसिस में फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से मैं भी रिकमेंड नहीं करूँगा अभी बेसिस छोड़ो, अभी ना पैथोमा और मेडिफाई से ही कर लो, ठीक है। और फार्मा माइनर्स वगैरह ये सब तो स्लाइड से ही करते हैं, ठीक है। माइनर्स को मैं स्टोरी बुक की तरह पढ़ना, मतलब ना माइनर्स कम्युनिटी मेडिसिन वगैरह, बिहेवियरल साइंस, ये सब जब पढ़ रहे हो ना, तो ऐसा समझो कि बस तुम जैसे एक स्टोरी बुक रीड करते हैं ना, उसमें हमारा मकसद क्या होता है, जैसी मतलब जहन को वो रिलैक्स करना, उसको भी ना इस तरीके से पढ़ोगे ना तो जहन में बैठ जाएगा। क्योंकि इसमें कम्युनिटी रिलेटेड चीज़ें और बिहेवियर रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, तो मतलब खुद ब खुद तुम्हारा दिमाग लगेगा, क्योंकि वो तुम आसपास देख रहे होगे, ठीक है। और फार्मा को भी स्लाइड्स को अच्छी तरीके से याद कर लो। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं, एक तो ये है कि भाई पढ़ने में और याद करने में फ़र्क होता है, सही है। तुम्हें याद करना है, तुम्हें पढ़ना नहीं है। बच्चे यही गलती करते हैं। अब मैंने तुम्हें ये रिसोर्सेज इस वजह से ही बताएं कि तुम्हें ना मतलब याद करना पड़े, पढ़ना ना पड़े। क्योंकि पढ़ने के चक्कर में ना बंदा याद नहीं कर पाता। मैं ये भी कह सकता था कि मतलब किताबों के नाम लिख देता, लेकिन उससे यही होता कि लैंगमैन वगैरह सबको लिख देता, लेकिन क्योंकि ये सब से मैं गुजर चुका हूँ ना, इस वजह से मैंने आपको ये मशवरा दिया है कि
अगर लैंगमैन, गाइटन और वो केएलएम, ग्रेस ये सब मैं लिख देता ना, तो आप मतलब पढ़ तो लेते, लेकिन जहन में नहीं बैठ पाता आपके। क्योंकि मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ, पढ़ने और याद रखने में फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये वाली जो मैंने आपको बताई है ये फॉलो करो, और कोई भी सवाल हो तो पूछ लो, और कंफ्यूज नहीं होना है। अभी मैं थोड़ा सा वो भी कर देता हूँ कंक्लूजन ये है कि आपको सबसे पहली बात ये ध्यान में रखो कि मेहनत करनी है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक बात मेरे ध्यान में आई कि ना, बहुत से लोग इस गलतफहमी में पड़ जाते हैं कि जैसे कुछ सीनियर साहब को ये बोलेंगे कि यार ये वाला मॉड्यूल आसान है, इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या फर्स्ट ईयर आसान है इसमें। इन सब धोखेबाजियों में नहीं आना भाई। मैं तो इनको एक चूरन बोलता हूँ एक तरह से। इन सब चूरन में नहीं आना, ठीक है। और हर मॉड्यूल में आपको मेहनत करनी है, ठीक है, और भरपूर तरीके से मेहनत करनी है। अब सीनियर्स ये इस वजह से कह रहे होते हैं क्योंकि उनको जो है वो वाला ईयर आसान लग रहा था। अब जैसे मैं थर्ड ईयर में हूँ तो मुझे फर्स्ट ईयर आसान लगेगा। मैं अगर आके आपको ऐसे बोल सकता हूँ कि यार फर्स्ट ईयर आसान है, पढ़ने वढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए ये बात तो सही है, लेकिन आप लोग के लिए ये बात गलत है, क्योंकि आप लोग का अभी उस स्टेज पर मेहनत करने का टाइम है, ठीक है। तो मेहनत करनी है। सर याया नूरी बड़े अच्छे हैं, उनके लीडरशिप पर उनका बहुत ज़्यादा काम है। अभी आपको नमूद उनका एक है, अपना क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है वो, तो उसमें आप लोग देखना जाके। उन्होंने एक बात कही थी मुझे कि जब ख्वाब बड़े हो ना, तो आपको ये जहन में रखना चाहिए कि आपको अपने आप को रगड़ना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, जान नहीं लगाएंगे, तो फिर हीरा नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो मेहनत करनी है, लेकिन शेड्यूल के मुताबिक। फिर मैनेज वाली बात कि हर चीज़ को मैनेज करते हुए जो है मतलब शेड्यूल के मुताबिक, टाइम टेबल के मुताबिक चलना है, और बहुत ज़्यादा मतलब एब्सर्ड तरीके से चीज़ें नहीं करनी, यानी एम्बिजियस तरीके से नहीं करनी कि कोई आपका प्लान ना हो। हर चीज़ प्लान के मुताबिक करनी है, ठीक है। शेड्यूल बनाओ। अच्छा, तीसरी चीज़ कि ना, मायूस नहीं हो कुछ भी हो जाए। यानी मिसाल के तौर पे आपने टाइम टेबल बनाया और वो आपसे फॉलो नहीं हो पाया, बस आपने अब छोड़ दिया, नहीं। या फिर आपने बहुत कोशिश करी किसी चीज़ के लिए और वो आपको नहीं मिल पाई, आपने पेपर के लिए बहुत कोशिश करी लेकिन आपको नहीं मिल पाई, नहीं, मायूस नहीं होना है। ट्राई अगेन एंड अगेन, ठीक है। कोशिश कर करके बंदा जो है पहुंच जाता है। हर किसी का ना अपना थ्रेशोल्ड होता है कामयाबी का। किसी का थ्रेशोल्ड जल्दी आ जाता है, ठीक है, तो उसको जल्दी कामयाबी मिल जाती है। किसी का देर तक मेहनत करने के बाद आता है तो उसको थोड़ा टाइम से मिलती है। लेकिन जो जितना ज़्यादा मेहनत करता है ना, उसको इतना बड़ी कामयाबी मिलती है। तो हमें किसी भी हालत में नाउम्मीद नहीं होना है, मायूस नहीं होना है, और कोशिश करते रहनी है। और हमें ये पता भी है कि हमें हमारे दीन में नाउम्मीदी से और मायूसी से मना किया गया है, और कोशिश करते रहने का कहा गया है, ठीक है। और प्रायोरिटी वाली बात कि सबसे पहले जो है तुम्हें अपने दीन को फोकस करना है। यानी तुम्हारा सबसे मेन, तुम्हारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि यार मैं किस तरीके से इस्लाम को अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट कर लूँ। क्योंकि इस्लाम इज़ नॉट मेयरली जस्ट अ रिलीजन, इट्स अ कंप्लीट फंडामेंटल कोड ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इस्लाम तुम्हें बताता है कि तुम्हें ज़िंदगी गुजारनी कैसे है, ठीक है। इस्लाम एक तरह से एक सूट है जिसको पहनकर तुम ज़िंदगी गुजारते हो।
आसान अल्फाज में। और अगर तुम उस सूट को नहीं पहनोगे तो तुम्हें कोई दूसरा अजीब सा सूट पहनना पड़ेगा। और इस्लाम वो सूट है जिसको पहन कर तुम्हें एक अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ठीक है। तुम्हें लगेगा कि मैं सही रास्ते पर हूँ, और जो है तुम कामयाब भी होगे, बिल्कुल, ठीक है। तुम हर किस्म की टेंशन से आज़ाद हो जाओगे, परेशानियों से आज़ाद हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए पहली प्रायोरिटी तुम्हारी ये होनी चाहिए। सेकंड जो है तुम्हारी स्टडीज़, हर चीज़ को मैनेज करते हुए अच्छे से अच्छे तरीके से चलना है। कोशिश करो कि एंड के लिए चीज़ें ना छोड़ो, मैनेज करते करते अपने जहन में ना मतलब सोच के रखो यार इस दिन पेपर है, तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद इस हिसाब से बनाएगा टाइम टेबल कि तुम्हारे पेपर से पहले अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाए, ठीक है। और तीसरी चीज़ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हें कोई आउटडोर एक्टिविटी पसंद है, जैसे मुझे क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, दोस्तों के साथ घूमना पसंद है, दोस्तों के साथ घूमो। और हर किसी मतलब पढ़ाई के अलावा जो भी चीज़ है ना उसमें अपने आप को इन रखो, तो इसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा तुम्हें दिखेगा, ठीक है। और बाकी पढ़ाई से रिलेटेड तो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। मैंने कोशिश करा है हर चीज़ को ही करूं। अगर आप लोग का कोई भी सवाल हो तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। और बस जो अपनी दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम।